नमस्कार। आज हम भारत में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम सब PIL कहते हैं, उसकी दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स किताब के कुछ ज़रूरी हिस्से हैं और हमारा इरादा है कि इस कानूनी शब्द को सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि इसकी पूरी कहानी जाने। जी बिल्कुल। कहाँ से आया, भारत में इसका मतलब क्या बना और असल में ये काम कैसे करता है? हाँ, तो चलिए खोलते हैं इस विषय की परतें। ये जानकारी एक स्थापित स्रोत से है, तो हमें एक मजबूत आधार मिलेगा चर्चा के लिए। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? क्या ये हमेशा से हमारे कानून का हिस्सा था? ऐसा तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें हमें 1960 के दशक के अमेरिका में ले जाती हैं। वहाँ इसका उद्देश्य था उन ग्रुप्स को, मतलब उन समूहों को कानूनी आवाज देना जिनका प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं हो पा रहा था। जैसे कौन से समूह? इसे पनपा। हाँ, भारत में इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है और ये न्यायिक सक्रियता, जिसे अंग्रेजी में जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, उससे बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। न्यायिक सक्रियता मतलब कोर्ट्स ने ज्यादा बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। असल में भारत में PIL को सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका का एक बहुत महत्वपूर्ण नतीजा माना जाता है। शायद न्यायिक सक्रियता का सबसे जाना पहचाना रूप भी यही है, PIL। अच्छा। इसकी शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में हुई और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भगवती को इसका प्रणेता माना जाता है। हाँ, इन जजों का नाम तो PIL के साथ हमेशा जुड़ता है। बिल्कुल। इसे सिर्फ PIL ही नहीं बल्कि सोशल एक्शन लिटिगेशन यानी SAL या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन SIL या क्लास एक्शन लिटिगेशन CAL भी कहा जाता है। ये नाम ही दिखाते हैं कि इसका फोकस समाज पर है। तो इसने सबसे बड़ा बदलाव क्या लाया? जो आम मुकदमे होते हैं उनसे ये अलग कैसे हुई? सबसे बुनियादी बदलाव और शायद सबसे क्रांतिकारी भी वो था लोकस स्टैंडाई के पारंपरिक नियम में ढील देना। लोकस स्टैंडाई ये क्या है? पहले का नियम सीधा था, जिसका हक उसी की आवाज। मतलब सिर्फ वही व्यक्ति अदालत जा सकता था जिसके अपने कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, तो अगर मेरे पड़ोसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो बेचारा गरीब है या उसे जानकारी नहीं है, तो मैं उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकती थी पहले। पारंपरिक नियम के तहत हाँ, ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल। लेकिन PIL ने इसी बाधा को तोड़ा। PIL ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति या समूह गरीबी, अज्ञानता या किसी और सामाजिक आर्थिक मजबूरी के कारण अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ खुद अदालत नहीं जा पा रहा है, तो कोई भी दूसरा नागरिक या सामाजिक संगठन जिसमें पर्याप्त रुचि हो, उनके लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। पर्याप्त रुचि, इसका क्या मतलब है? क्या कोई भी राह चलता व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर PIL डाल सकता है, फिर तो कोर्ट्स भर जाएंगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। पर्याप्त रुचि का मतलब है कि याचिका दायर करने वाले का उस मुद्दे से कोई वास्तविक सरोकार होना चाहिए। वो सिर्फ पब्लिसिटी या किसी निजी स्वार्थ के लिए ऐसा न कर रहा हो। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि ये एक ऐसी कानूनी कार्रवाई है जो सार्वजनिक हित या सामान्य हित को लागू करने के लिए शुरू की जाती है, जिसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग का कोई ऐसा हित जुड़ा हो जिससे उनके कानूनी अधिकार या देनदारियां प्रभावित होती हों। मतलब मकसद नेक और मुद्दा सार्वजनिक होना चाहिए। ये जरूरी है। समझ गई। तो ये सिर्फ नियम में ढील देना नहीं था, बल्कि ये न्याय तक पहुंच का दायरा बढ़ाने जैसा था। स्रोत बताता है कि इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक, कानून का शासन बनाए रखना। जी। दूसरा, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से, उन्हें न्याय तक प्रभावी पहुंच दिलाना। और तीसरा, मौलिक अधिकारों को सिर्फ किताब में नहीं बल्कि हकीकत में साकार करना। ये तो बहुत बड़े लक्ष्य हैं। बिल्कुल, और ये लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ही PIL की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे सामान्य मुकदमों से बिल्कुल अलग करती हैं। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक तरह का सामाजिक मिशन है। जैसे कि क्या कुछ प्रमुख विशेषताएं आप बता सकते हैं जो इसे इतना अनोखा बनाती हैं? जरूर। पहली बात, ये कानूनी सहायता आंदोलन मतलब लीगल एड मूवमेंट उसका एक रणनीतिक हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ केस जीतना नहीं बल्कि न्याय को गरीबों और वंचितों की पहुंच में लाना है, उसे एक्सेसिबल बनाना है। ठीक है। दूसरी, ये पारंपरिक मुकदमेबाजी से बहुत अलग है, जहां दो पक्षों, वादी और प्रतिवादी के बीच सीधा टकराव होता है। PIL में जरूरी नहीं कि ऐसा सीधा टकराव हो। ये कई बार व्यवस्था या सरकार की किसी नीति या इनएक्शन
मतलब कुछ ना करने के खिलाफ हो सकती है, जिसका असर एक बड़े समूह पर पड़ रहा हो। यानी ये तुम बनाम मैं वाली लड़ाई नहीं, बल्कि हम सबके लिए न्याय वाली बात है। काफी हद तक हाँ कह सकते हैं। तीसरी विशेषता यही है कि ये किसी एक व्यक्ति के निजी अधिकार को दूसरे के खिलाफ लागू करने के लिए नहीं होती। इसका फोकस सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने और उसे साबित करने पर होता है। चौथी, ये उन लोगों की आवाज बनती है जिनके संवैधानिक या कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है, पर वो खुद गरीब, अशिक्षित या इतने हाशिए पर हैं कि आवाज नहीं उठा सकते। और इसमें अदालत की भूमिका कैसी होती है? क्या वो पारंपरिक जज की तरह बस सबूत तोलती है और फैसला सुना देती है? नहीं, यहां अदालत की भूमिका ज्यादा सक्रिय और रचनात्मक होती है, ज्यादा एक्टिव। ये इसकी 5वीं और 6ठी विशेषता से जुड़ा है। पीआईएल एक तरह का सहकारी प्रयास है। याचिकाकर्ता, राज्य या संबंधित अधिकारी और अदालत मिलकर समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय मिल सके। सहकारी प्रयास मतलब टीम वर्क जैसा? हाँ, एक तरह से। अदालत सिर्फ अंपायर नहीं रहती, बल्कि जरूरत पड़ने पर जांच करवा सकती है, निर्देश दे सकती है और समाधान की निगरानी भी कर सकती है। ये सार्वजनिक क्षति को दूर करने और सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करवाने का एक जरिया है। लेकिन क्या इस प्रक्रियात्मक लचीलेपन का मतलब है कि कोई नियम कानून ही नहीं है? कहीं ये मनमाना तो नहीं हो जाता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7वीं और 8वीं विशेषता यही स्पष्ट करती है। प्रक्रिया में लचीलापन जरूर है, ताकि तकनीकी कारणों से, मतलब टेक्निकल पॉइंट्स पर न्याय से इनकार ना हो, लेकिन सब कुछ न्यायिक सिद्धांतों के दायरे में ही होता है। ये मनमानी नहीं है। अच्छा। और 9वीं बात, इसमें मुख्य जोर व्यक्तिगत अधिकारों के निर्धारण या अधिनिर्णय पर नहीं होता, जैसा कि आम सिविल केस में होता है। यहाँ फोकस सार्वजनिक या सामूहिक हित पर होता है। ये विशेषताएं वाकई से एक शक्तिशाली उपकरण बनाती हैं, लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, जैसा कहते हैं। क्या कोई भी मुद्दा पीआईएल के जरिए उठाया जा सकता है, या इसका भी एक दायरा तय है? आपने शुरू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि पीआईएल का दायरा क्या है, क्योंकि हर समस्या का समाधान पीआईएल नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर, जैसे 1988 में, फिर 1993 और 2003 में संशोधित करके स्पष्ट किया है कि आमतौर पर किन तरह के मामलों को पीआईएल के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। ये एक तरह से मार्गदर्शन है, कोई पत्थर की लकीर नहीं, पर अदालतें काफी हद तक इसका पालन करती हैं। तो किन क्षेत्रों में पीआईएल का दरवाजा आमतौर पर खुला रहता है? कौन से मुद्दे हैं? मुख्य रूप से उन मामलों में जहां व्यापक जनहित या कमजोर वर्गों के अधिकार शामिल हों, जैसे बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामले। ये तो सीधे सीधे शोषण से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। उपेक्षित या लावारिस बच्चे, जिनके अधिकारों की रक्षा बहुत जरूरी है। श्रमिकों के शोषण के मामले, जैसे न्यूनतम मजदूरी ना मिलना या श्रम कानूनों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये व्यक्तिगत शिकायतों के लिए नहीं है। अच्छा, मतलब अगर एक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही तो वो खुद केस करे, लेकिन अगर हजारों को नहीं मिल रही तो पीआईएल हो सकती है। बिल्कुल। अगर ये एक व्यवस्थागत मुद्दा है तो पीआईएल बनती है। फिर जेलों की स्थिति और कैदियों के अधिकारों से जुड़े मामले, जैसे उत्पीड़न, समय से पहले रिहाई न मिलना, जेल में मौत हो जाना, या त्वरित सुनवाई का अधिकार, जो एक मौलिक अधिकार है। पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ याचिकाएं, जैसे एफआईआर दर्ज न करना, हिरासत में उत्पीड़न या मौत। ये तो समाज के बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और क्या शामिल है इसमें? हाँ, और भी हैं। महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मामले, खासकर दहेज उत्पीड़न, जलाना, बलात्कार, हत्या, अपहरण वगैरह। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों पर होने वाले अत्याचार की शिकायतें, चाहे वो गांव के दूसरे लोगों द्वारा हो या पुलिस द्वारा। पर्यावरण से जुड़े बड़े मुद्दे, जैसे प्रदूषण फैलना, पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ना, वनों और वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण वाले मामले तो आजकल काफी सुनने में आते हैं पीआईएल के जरिए। जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण जैसे मामले भी इसमें आते हैं। दंगा पीड़ितों की मदद और पारिवारिक पेंशन से जुड़े कुछ खास मामले भी इसके दायरे में आ सकते हैं। ये सूची काफी व्यापक है और दिखाती है कि पीआईएल का इस्तेमाल कितने अलग अलग तरह के सार्वजनिक सरोकारों के लिए किया जा सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। कौन से मामले हैं जिन्हें आमतौर पर पीआईएल के दायरे से बाहर रखा जाता है? ये जानना भी उतना ही जरूरी है, ताकि सिस्टम पर बेवजह बोझ ना पड़े। बिल्कुल। अदालतें इस बात को लेकर काफी सतर्क रहती हैं कि पीआईएल का दुरुपयोग ना हो और हर छोटा मोटा मामला पीआईएल बनकर ना आ जाए।
इसलिए कुछ मामले स्पष्ट रूप से इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं आमतौर पे। जैसे मकान मालिक और किराएदार के बीच के झगड़े, ये आमतौर पर निजी विवाद माने जाते हैं। इनके लिए सामान्य अदालतें हैं। नौकरी से जुड़े मामले, जिन्हें सर्विस मैटर्स कहते हैं, और पेंशन या ग्रेजुटी से जुड़े विवाद, इनके लिए अक्सर अलग ट्रिब्यूनल या फोरम होते हैं। अच्छा, ये स्पष्ट है कि PIL एक विशेष उपकरण है जिसे विशेष परिस्थितियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सोच समझकर। अब अगर कोई मामला इस दायरे में आता है तो अदालतें किन सिद्धांतों के आधार पर उस पर विचार करती हैं? क्या कोई तय नियम है कि PIL स्वीकार होगी या नहीं, और अगर होगी तो कोर्ट कैसे आगे बढ़ेगा? आपने पहले केस का जिक्र किया था शायद। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने PII याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए हैं। एक केस जिसका जिक्र अक्सर आता है वो है गुरुवायूर देवस्वम प्रबंध समिति बनाम CK राजन। इन सिद्धांतों से अदालतों को मार्गदर्शन मिलता है कि PIL को कैसे हैंडल करना है। कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, अगर हम उन्हें समझ सकें? पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो वही है जिसकी हमने बात की, लोकस स्टैंडाई में ढील। मतलब अदालत संविधान के अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 हाई कोर्ट के लिए के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी ऐसे व्यक्ति की याचिका सुन सकती है जो वंचितों के कल्याण में सचमुच रुचि रखता हो, खासकर अगर वो लोग खुद कोर्ट नहीं आ सकते। अदालत का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। और अगर मामला बहुत गंभीर और सार्वजनिक महत्व का हो तो? मान लीजिए किसी ने बस एक चिट्ठी लिख दी कोर्ट को, तो दूसरा सिद्धांत लागू होता है। ऐसे में अदालत एक साधारण पत्र या टेलीग्राम को भी PIL मानकर कार्रवाई शुरू कर सकती है। प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं मतलब फॉर्मेलिटीज में ढील दे सकती है। अच्छा। तीसरा, अदालत अगर पहली नज़र में, जिसे प्राइमा फेसी कहते हैं, पाती है कि हाँ, वंचित वर्ग के किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वो सरकार या संबंधित अथॉरिटी को सिर्फ तकनीकी आधार पर याचिका की स्वीकार्यता, मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाने से रोक सकती है। मतलब मुद्दे की गंभीरता प्रक्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या हर PIL नहीं होनी चाहिए? अगर कोई मुद्दा पहले किसी और PIL में उठ चुका हो और कोर्ट ने फैसला दे दिया हो तो? ये एक अच्छा सवाल है, और ये चौथे सिद्धांत से जुड़ा है, रेस जुडिकाटा। इसका मतलब है कि एक बार जो मामला पूरी तरह तय हो चुका है, उसे दोबारा उसी आधार पर नहीं खोला जा सकता। ये सिद्धांत PIL पर लागू होगा या नहीं, ये हर केस के तथ्यों और याचिका की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जरूरी नहीं कि ये हमेशा लागू हो, खासकर अगर परिस्थितियां बदल गई हों। ठीक है। पांचवां, अदालतें ये भी सुनिश्चित करती हैं कि पूरी तरह से निजी झगड़ों को PIL का चोला पहनाकर न लाया जाए। दो लोगों या ग्रुप्स के बीच का प्राइवेट झगड़ा PIL नहीं बन सकता। पर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने निजी फायदे के लिए कोर्ट आए, लेकिन मुद्दा ऐसा हो जिसमें जनता का भी भला जुड़ा हो? हाँ, ये मुमकिन है। और ये छठा सिद्धांत है, अगर याचिकाकर्ता का निजी हित भी जुड़ा हो, लेकिन अदालत को लगता है कि मामला व्यापक सार्वजनिक हित का है और उसमें न्याय करना जरूरी है, तो वो मामले की जांच कर सकती है। दिलचस्प। सातवां, अदालतें तथ्यों की तह तक जाने के लिए या किसी खास पहलू को समझने के लिए एक्सपर्ट कमेटी या कमीशन भी नियुक्त कर सकती हैं। ये उनकी सक्रिय भूमिका को दिखाता है। क्या अदालतें नीतिगत मामलों में भी दखल देती हैं? जैसे सरकार को क्या कानून बनाना चाहिए या क्या पॉलिसी होनी चाहिए? नहीं, आमतौर पर नहीं। आठवां सिद्धांत ये कहता है कि अदालतें सामान्यतः नीतिगत मामलों मतलब पॉलिसी मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और अपने अधिकार क्षेत्र का ध्यान रखेंगी। शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सम्मान किया जाता है। नीति बनाना विधायिका और कार्यपालिका का काम है। नौवां, अदालतें न्यायिक समीक्षा के सापेक्ष दायरे से बाहर जाने से बचती हैं। और 10वां, हाईकोर्ट पूर्ण न्याय के लिए आदेश दे सकते हैं, पर उनके पास सुप्रीम कोर्ट की तरह अनुच्छेद 142 वाली विशेष और थोड़ी असीमित सी शक्ति नहीं होती। और आखिरकार ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट को आमतौर पर किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली PIL पर सीधे विचार करने से बचना चाहिए, जब तक कि बहुत जरूरी न हो। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि अदालतें कितनी सावधानी से संतुलन साधने की कोशिश करती हैं। एक तरफ न्याय की पहुंच बढ़ाना, लोगों की मदद करना, और दूसरी तरफ अपनी सीमाओं का और सरकार के दूसरे अंगों के कार्य क्षेत्र का सम्मान करना। लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, इसके दुरुपयोग का खतरा भी रहता होगा। बिल्कुल। स्रोत में चिंता जताई गई है कि कहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी शोहरत के लिए, पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन राजनीति चमकाने के लिए, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन निजी दुश्मनी निकालने के लिए,
या पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन पैसा कमाने के लिए न बन जाए। ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। और ये सिर्फ चिंता नहीं, हकीकत में ऐसा हुआ भी है और होता भी है। अदालतों ने भी इसे महसूस किया है, क्योंकि प्रक्रिया सरल है, लोकस स्टैंडाई में ढील है, इसलिए गलत इरादों वाले लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाल्को कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ मामले में कहा भी था कि PIL हर मर्ज की दवा या कोई रामबाण इलाज नहीं है। ये मूल रूप से कमजोर और वंचितों के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए थी। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या कोई व्यवस्था है जिससे ये पता चल सके कि कौन सी PIL असली है और कौन सी नकली? हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौपाल मामले में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। इनका मकसद है असली और नेकनियत PIL को बढ़ावा देना और जो दिखावटी या गलत मकसद वाली याचिकाएं हैं उन्हें हतोत्साहित करना, रोकना। ये दिशा निर्देश क्या कहते हैं? अदालतों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए PIL स्वीकार करने से पहले? पहला, अदालतों को याचिकाकर्ता की साख मतलब क्रेडेंशियल्स की प्रथम दृष्टया जांच करनी चाहिए। ये व्यक्ति कौन है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या ये सच में जनहितैषी है या इसका कोई और एजेंडा लगता है। दूसरा, याचिका में दिए गए तथ्यों की सच्चाई के बारे में पहली नजर में संतुष्ट होना चाहिए। क्या आरोपों में कुछ दम लगता है या ये हवा-हवाई बातें हैं। तीसरा, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मामला वाकई सब्सटैंशियल पब्लिक इंटरेस्ट का है या नहीं, कैसे सच में बड़े पैमाने पर लोगों का भला जुड़ा है। और प्रक्रिया के स्तर पर? चौथा, अदालतों को ये देखना चाहिए कि याचिका किसी व्यक्तिगत लाभ, निजी दुश्मनी निकालने या किसी गलत मकसद ऑब्लिक मोटिव से तो दायर नहीं की गई है। सिर्फ सार्वजनिक नुकसान को दूर करना या सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करवाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए। मतलब नीयत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल। पांचवा, हर हाईकोर्ट को अपनी अलग अलग प्रक्रिया बनाने के बजाय एक रूपता लाने के लिए स्पष्ट नियम बनाने चाहिए कि असली PIL को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और नकली को कैसे रोका जाए। छठा, जो याचिकाएं वाकई बड़ी जनहित की हों, गंभीर हों और जिनमें तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो, उन्हें दूसरी याचिकाओं पर प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर कोई जानबूझकर गलत PIL दायर करे तो सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए? हाँ, उसके लिए भी उपाय हैं। 7वां और 8वां दिशा निर्देश इसी से जुड़ा है। अदालतों को ऐसे व्यस्त निकायों को हतोत्साहित करना चाहिए जो बाहरी या गलत मकसदों से सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा करने के लिए उन पर भारी जुर्माना, जिसे एग्जेम्पलरी कॉस्ट्स कहते हैं, लगाया जा सकता है या इसी तरह के नए तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि भविष्य में लोग ऐसा करने से डरें और सिस्टम का मजाक न उड़ाएं। तो ये संतुलन बनाने की एक सतत कोशिश है, दरवाजे खुले रखना जरूरतमंदों के लिए, लेकिन पहरेदारी भी करना ताकि कोई गलत फायदा न उठा ले। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि PIL भारत के कानूनी इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी कदम रहा है। ये विचार अमेरिका से आया, लेकिन भारत में इसने न्यायिक सक्रियता के जरिए एक अलग और ज्यादा सामाजिक रूप लिया। जी। इसने लोकस स्टैंडाई के सदियों पुराने नियम को बदलकर हाशिए पर पड़े अनगिनत लोगों के लिए न्याय का दरवाजा खोला, जो शायद कभी खुद कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। बिल्कुल, हमने इसकी विशेषताओं को समझा कि कैसे ये परंपरागत मुकदमेबाजी से अलग है, कैसे इसमें अदालत की भूमिका ज्यादा सक्रिय और रचनात्मक है, और कैसे ये एक सहकारी प्रयास बन जाता है समस्या को सुलझाने का। हमने इसके दायरे को देखा, किन मामलों में ये लागू होती है और किन मामलों में आमतौर पर नहीं। हाँ। हमने उन सिद्धांतों पर भी बात की जिनके आधार पर अदालतें इन मामलों पर विचार करती हैं, और शायद सबसे जरूरी, इसके दुरुपयोग को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की। ये संतुलन बहुत नाजुक है। संक्षेप में PIL दिखाता है कि कैसे कानून खुद को समाज की जरूरतों के हिसाब से ढाल सकता है, खासकर उन लोगों तक संवैधानिक वादे पहुंचाने के लिए जो शायद कभी खुद अदालत का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत या साधन नहीं जुटा पाते। लेकिन ये भी साफ है कि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका इस्तेमाल कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया जाता है। सही कहा। पहुंच बढ़ाने और दुरुपयोग को रोकने के बीच का यह संतुलन ही इसकी असली चुनौती भी है और शायद ताकत भी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है और शायद आगे भी होता रहेगा, जैसे जैसे समाज बदलेगा, नई चुनौतियां आएंगी। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जिस तरह PIL के दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है और उसे रोकने के लिए इतने सख्त दिशा निर्देश भी हैं, ऐसे में एक आम नागरिक कैसे पहचाने कि कौन सी जनहित याचिका वाकई सच्ची और नेकनियत है और किसका समर्थन किया जाना चाहिए?
आज के इस दौर में जहां सूचनाओं का अंबार है, सोशल मीडिया है और कई बार मुद्दे बहुत जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील होते हैं, जन भावना या सार्वजनिक उत्साह, पब्लिक स्पिरिटेडनेस का असली मतलब क्या है और इसे कैसे परखा जाए? सोचिएगा जरूर।